हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 19 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है और आपके पास एक महीने से कम टाइम बचा है। बीपीएससी को लेकर आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 10 से लेकर 16 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे बीपीएससी 3.0 के लिए और जिसका एग्ज़ाम आपके 15 से 20 मार्च के बीच हो जाएगा। तो आपके पास एक महीने से काफ़ी कम टाइम बचा है, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, सबका पेपर आपके मार्च में हो सकता है। इसलिए अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप लोग को दिया जा रहा है साइकोलॉजी प्रैक्टिस सेट थ्योरी सिर्फ ₹201 में, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस है आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेम पैटर्न पे। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। पहला क्वेश्चन है, वो अवस्था जिसमें व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसने कुछ कीमती चीज़ें खो दी हैं और उसे वो नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है, उसे क्या कहेंगे, किस अवस्था को नाम देंगे? पहला ऑप्शन है वंचना, विभेदीकरण, गरीबी या ऑप्शन डी नुकसान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वंचना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि वंचना की अनुभूति में व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसने कुछ कीमती चीज़ें खो दी हैं, लेकिन वो उसे भी नहीं मिल पा रहा जिससे वो हकदार था। जैसे कि आपने बीपीएससी टीचर 2.0 में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपको लगता होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसके आप हकदार थे, जितने आपने मेहनत करी, तो पता ना कहाँ पे कमी हो गई जिसका वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसको हम वंचना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अपने इमोशन को नियंत्रित करने का प्रयास करके मुकाबला करना क्या जाना जाता है? कार्य उन्मुखता रणनीति, परिहार उन्मुखता रणनीति या ऑप्शन सी लक्ष्य उन्मुखता रणनीति या ऑप्शन डी संवेग उन्मुखता रणनीति। तो इसको हम इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। जब आपने इमोशन को नियंत्रित करने का प्रयास करके प्रतिबल से निपटने का इमोशन उन्मुखता रणनीति के नाम से जाना जाता है, जिसे आप इंग्लिश में इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसमें आपको 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर और आप देख सकते हो कितने आसान भाषा में आपको समझाकर दिया जा रहा है, जिसमें आपको सिर्फ ₹201 में आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ और आपको कुछ थ्योरी भी दिया जाएगा, जिसे आप 201 में पूरे कंप्लीट चैप्टर पढ़कर अपने बीपीएससी को और अपने स्टेट का तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन थर्ड पे। अगला क्वेश्चन है, वो मानववैज्ञानिक मॉडल जो असामान्य व्यवहार को खराब आदतों को सीखने के प्रकाश में व्याख्यायित करता है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मॉडल, मनोगतिकी मॉडल, सामाजिक मॉडल या ऑप्शन डी व्यवहारिक मॉडल। बात की जाए जब असामान्य व्यवहार की, तो ये सारा चीज़ आपके व्यवहारिक मॉडल पे डिपेंड हो जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। जब मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने का व्यवहारिक मॉडल आपके स्किनर और पैलो जो वैज्ञानिक थे, आदि के सिद्धांत पर आधारित है। और याद रखिएगा व्यवहारवादी सिद्धांत कौन-कौन दिए थे? तो स्किनर, पैलो, थॉर्नडाइक, ये सारे चीज़ आपके वाटसन, ये सब आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समूह निर्माण के चरणों का सही क्रम की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, मानदंड, तूफानीकरण और बनाना। चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, मानदंड, प्रदर्शन,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि बी आपके समूह निर्माण का चरण का सही क्रम है। जैसे कि सही क्रम की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आपका बनाना आएगा, उसके बाद तूफ़ानीकरण, थर्ड पे आपका मानदंड और चौथा पे आपका रिप्रेजेंट, जिसे आप प्रदर्शन के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत में राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? ये एक किसका उदाहरण है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दर्पण क्वेश्चन, खुला समाप्त प्रश्न या ऑप्शन डी द्विपूर्वीय प्रश्न। काफ़ी आसान सा सवाल है, इसे आप हर कोई आंसर राइट बताइएगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने बीएड में और सीटेट में आपको पढ़ाया जाता है, और आपके साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो काफ़ी आसान सा सवाल है। तो इसका राइट आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। क्यों ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा? क्योंकि आपका विचार पूछा जा रहा है, और विचार हर किसी का अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए राष्ट्रपति की उम्र 40 साल होना चाहिए, किसी राष्ट्रपति की उम्र 25 साल होना चाहिए, तो हर किसी का अपना-अपना राय हो सकता है। इस ऐसे तरह के क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में खुला समाप्त प्रश्न के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है, मनुष्य के लिए अच्छे प्रतिबल स्तर को क्या कहा जाता है? खिंचाव, संकट, कम उत्तेजना या ऑप्शन डी उत्तेजना। अगर किसी अंदर पैशंस का या स्ट्रेस का अच्छा स्तर हो उसके अंदर, तो उसको उत्तेजना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन सुमुखियों में विकास और वृद्धि में प्रभाव देखने के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है जीन्स, परिपक्वता, आनुवंशिकता या ऑप्शन डी परिवारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि सयुग में जीन्स और आनुवंशिकता आदि समान होते हैं, अतः इसके विकास में पर्यावरण की भूमिका सबसे ज़्यादा आकर्षित की जाती है, ध्यान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है, एक निषेचित डिंच में 23 जोड़े होते हैं, जो आपके फर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं उसमें 23 पेयर होता है, किस में होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका गुणसूत्र। तो आपको सीटेट में बात की जाए या आपके क्लास 7 से साइंस में आपको पढ़ाया जाता है कि जो आपका गुणसूत्र होता है उसमें आपके 23 जोड़े होते हैं। बात की जाए आपके मेल के या फीमेल के, दोनों में 23-23 आपके जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें आपको 22 जोड़ा और 22 फीमेल का जोड़ा दोनों सेम होते हैं। जो लास्ट का जोड़ा होता है 23 नंबर, वो आपके मेल में और फीमेल में अलग होते हैं। फीमेल में कौन-सा जोड़ा पाया जाता है? तो फीमेल में आपका एक्स एक्स होता है, और मेल में एक्स वाई होता है। जो लास्ट का जो 23वाँ डिजिट है आपका, 23वाँ नंबर का जो पेयर है, बाकी वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपके जो 2 22 जोड़े होते हैं, बिल्कुल मेल और फीमेल का सेम होता है। जो लास्ट का जो एक्स वाई है और एक्स एस है, वो डिपेंड करता है, वो निर्धारित करता है आपका बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। वो कौन डिसाइड करता है? तो आपके मेन डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। क्रोमोज़ोम को लेकर हमेशा आपके पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है, जानने के विभिन्न मॉडल्स जैसे प्रत्यक्ष, याद रखना, अनदेखा करना, विचार करना, तर्क करना इत्यादि के लिए एक सामान्य पद कौन-सा है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बुद्धि, समझ या ऑप्शन डी संज्ञान। अगर आपका जो कॉग्निटिव दिमाग होता है, जो संज्ञानवादी है, जो आपके पियाजे ने बताया था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिससे आपको याद रखने की क्षमता, अनदेखा करने का विचार या आपका लॉजिकल तर्क करना, ये सारे चीज़ आपके कॉग्निशन के अंदर आता है। और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? तो आपके पियाजे साहब ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। कितने
भाग में उन्होंने अपनी संज्ञानात्मक विकास को चरण बताया था, तो उन्होंने 4 स्टेप में अपना स्टेप में संज्ञानात्मक विकास के डिवाइड किया था 4 भागों में, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर पिछला वीडियो आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन देखकर आप लोग तुक्का मत लगाइएगा। तुक्का लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है। तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट लेकर अच्छे से एक-एक लाइन को क्लियर करके, एक-एक लाइन को पढ़कर अपना डाउट को क्लियर कीजिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाओगे, वहाँ तुक्का लगाओगे, तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो 3 से 2 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। तो उस हर्ट से बचने के लिए, उस पछतावा से बचने के लिए अभी आपके पास 1 महीने का भरपूर टाइम है। तो आप प्रैक्टिस सेट लेकर जितना हो सके आपको 1500 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग कॉन्फिडेंट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट कब आता है? जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप पढ़े लिखोगे, तो भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आप अच्छे से पेपर दे पाओगे। बाकी अगर आप पढ़ाई नहीं की हो, तो 3 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में तुक्का लगाकर बैठ जाओगे और बोलोगे आसान सा क्वेश्चन था, आपने सारा क्वेश्चन कर लिया। तो तुक्का नहीं लगाना है, जितना भी आप आंसर दे रहे हो, सोच समझ कर आंसर देना, तुक्का लगाकर मत देना। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी मीन क्या होता है? रचनात्मकता का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप इसका सही आंसर दे पाओगे। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? और मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, परवर्ती चिंतन या ऑप्शन डी संवादात्मक चिंतन। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का दूसरा नाम क्या है? जिसे आप ओपन क्वेश्चन कहते हो। जैसे अभी आपने बताया कि राष्ट्रपति का उम्र क्या होना चाहिए, तो हर किसी का अलग-अलग राय हो सकता है। अपसारी चिंतन का मतलब सेम हुआ, कि अपसारी चिंतन का मतलब एक काम को 10 तरीके से करना अपसारी चिंतन कहलाता है। वही बात कीजिए अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है क्लोज एंडेड, मतलब एक सवाल का एक ही जवाब हो सकता है। जैसे एमसीक्यू है, आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो, इसका आंसर एक ही हो सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसे आप हिंदी में अभिसारी चिंतन कहते हो। आपका ये जो पेपर होता है, वो आपका अभिसारी चिंतन लेवल पे होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कहा जाएगा, इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप अपसारी चिंतन, ओपन एंडेड क्वेश्चन के नाम से भी आप जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षमताएं, मनोवृत्ति और रुचि को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जो आपके एबिलिटी होते हैं, जो आपके एटीट्यूड होते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेटिंग मापनी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आत्म-विश्लेषण या ऑप्शन डी प्रेक्षण विधि। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और ध्यान से सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रेटिंग स्केल पे आपके इंटरेस्ट को, आपके एप्टीट्यूड को और आपके एटीट्यूड को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हृदय और फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय या ऑप्शन डी हृदय और मेरुरज्जु। आपको बताना है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें क्या तंत्रिका, कौन सा तंत्र पाया जाता है, आपको ये बताना है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले थे और उम्मीद है कि इस बार आपके बीपीएससी में और स्टेट में ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपके सेंट्रल नर्वस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है, अधि अनुदिशात्मक चिकित्सा क्या है? एक तार्किक संवेगात्मक चिकित्सा है, या वेग की संज्ञानात्मक चिकित्सा है, या ऑप्शन सी रोगी केंद्रित चिकित्सा है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका
डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। किससे पीड़ित मरीजों में अक्सर संदर्भ होता है? मिर्गी में, मानसिक उन्माद में, मनोविकलता में या ऑप्शन डी निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मनोविकलता, जिसे आप संदर्भ होना मनोविकलता रोग का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि विषाद किसके अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है अंगिक विकृति, कार्यात्मक विकार, तंत्रिकीय विकार या ऑप्शन डी अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अफेक्टिव डिसऑर्डर आपके विवाद संज्ञात्मक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है, परिचित वस्तु को पहचानने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप आसानी से आप जानते हो लेकिन उसे पहचानने में आप अक्षमता आपको फ़ील हो रहा है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो जानते हुए चीज़ को। तो उसको किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अनिद्रा, अभिभाषा, स्वरलोप या ऑप्शन डी संवेदनलोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 कह रहा है पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक स्व उत्पन्न करता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आपके पीयूष ग्रंथि से आपके पेपर में हमेशा 1 से 2 सवाल आपके साइकोलॉजी में पूछा ही जाता है। क्योंकि आपके साइकोलॉजी में पीयूष ग्रंथि और आपके माइंड, नर्वस सेल ये सब चीज़ आपके साइकोलॉजी के अंदर आता है। क्योंकि ये सब चीज़ आपके दिमाग और आपके लॉजिकल चीज़ें हैं जो आपके साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। पहला ऑप्शन है जर्मनता। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चाहते हो आपके पेपर तक ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए तभी मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो जितने लोग वीडियो देखते हो 100 से 200 300 लोग वीडियो देखते हो, लेकिन लाइक 20 से 40 लोग ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो, तो मैं अगले दूसरे इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूँगा क्योंकि इस पे ज़्यादा लाइक जा नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हो डेली ऐसी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, तो वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिट्टो सेम पैटर्न पे पूछा जाए, वैसे क्वेश्चन आपको कराए जाएँगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको अपडेट हो जाते हो। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर जॉइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है बौनापन, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं और भीम कायता। जो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा भीम कायता, जो आपके पीयूष ग्रंथि में अत्यधिक स्व होने पर भीम कायता उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप सी टिक आउट करना, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 47 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंसुलिन की अनप्रेजेंट में रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाता है? अगर आप इंसुलिन से ग्रसित हो, आपको इंसुलिन हुआ है, अगर उस टाइम आपके ब्लड में शर्करा का जो आपके शुगर है, उसका स्तर क्या होगा आपको ये बताना है। घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका शुगर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि इन इंसुलिन के अनप्रेजेंट में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा में रक्त का मोटा कर देगी और हृदयघात की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे आप हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। लोग बोलते हैं कि जब आपको शुगर हो जाए तो आपको शुगर नहीं खाना चाहिए, या फिर लोग शुगर इसलिए कम खाते हैं कि उनको शुगर की बीमारी ना हो। लेकिन आपको शुगर कम खाने से, शुगर ज़्यादा खाने से आपको शुगर नहीं होती है। शुगर की बीमारी तब होती है जब आप अधिक चिंता करते हो, हर चीज़ को
छोटी चीज़ को बढ़ाकर आप सोचने लगते हो, हर टाइम पूरा बिज़ी रहते हो, हर टाइम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, हर टाइम टेंशन लेते हो, तो ऐसे इंसान को शुगर होती है। तो जाकर आपको बाद में शुगर होने के बाद आपको शुगर कम खाने की कहा जाता है। लेकिन शुगर ज़्यादा खाने से आपको शुगर नहीं होता, आपको टेंशन लेने से आपका शुगर होता है। इसलिए फ्री माइंड होकर पढ़ाई कीजिए और जितना आप पढ़ाई कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा आपके माइंड लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, तो आप ईज़िली क्वालीफ़ाई कर जाओगे। सिर्फ़ अगर सोचोगे, टेंशन लोगे, तो टेंशन लेने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और ना आज तक किसी का कुछ हुआ है। तो आप भी टेंशन मत लेना, फ्री माइंड होकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पेपर आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आपसे। अगला क्वेश्चन है, वो प्रकार्य जिसके द्वारा अमूल प्रवृत्ति को प्राण के साथ समन्वित करता है, उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप ये बताओ, जो आपका सुपर ईगो है, सुपर ईगो किसने दिया था? जो आपके ईद थे और ईगो था और सुपर ईगो किसने दिया है? किस मूल प्रवृत्ति ने दिया था? आपको पहले ये बताना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? कार्यकारी प्रकार्य होगा या सम्मिलित प्रकार्य होगा या एकीकृत प्रकार्य होगा या ऑप्शन डी आंतरिक परिक्षण होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कार्यकरी प्रकार्य। लेकिन याद रखिएगा, ईद, ईगो और सुपर ईगो आपके फ्रॉइड साहब ने दिया था, जो आपके फ्रांस के काफ़ी फेमस वैज्ञानिक थे, जिसे आप मनोविश्लेषक वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉइड से हमेशा 4 से 5 सवाल आपके पेपर में 100% पूछा जाता है, तो इसलिए फ्रॉइड से डायरेक्ट जितना क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सारा क्वेश्चन आप टिक आउट करते रहिएगा, कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको बताना है कि स्वयंगी गति अवधि शामिल होती है, प्रथम क्या है? मतलब जो आपका सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर किसने बताया था? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपके पियाजे साहब ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 कैटेगरी में बाँटा था, 4 स्टेप में बाँटा था। जो पहला स्टेप था वो था सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर का ऐज क्या है, आपको ये बताना है। मैंने बहुत बार आपको कह चुका हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर आपने नोट डाउन किया होगा या आपके पास प्रैक्टिस सेट है, तो आप जाकर उसमें देखना कि जो आपका सेंसरी मोटर का जो ऐज होता है, वो आपका होगा जीवन से 2 वर्ष। पियाजे ने कितने भागों में बाँटा था? 4 भागों में। पहला था आपका सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट और चौथा आपका फॉर्मल है। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे याद कर लेना। पहला सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट और फोर्थ आपका फॉर्मल होता है, जो आपके पियाजे साहब ने बताया था। और सेंसरी मोटर आपका 0 से 2 वर्ष तक कहा जाता है और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष और 7 वर्ष तक आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज चलता है। ये सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं, तो आप इसे अलग पेज पर नोट डाउन करके अच्छे से रखे रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार-बार सवाल पूछे जाएँगे। क्वेश्चन 50 कह रहा है, एक रोग का वय जो स्वयं रोगी को भी बेतुका लगता है, लेकिन वो इसकी व्याख्या करने और इससे उबरने में असक्षम होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। जो ऐसा बीमारी जो आपको पता है कि आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को बीमार होना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आपका उस पे हक नहीं है कि आप खुद को ठीक कर पाओ। तो ऐसे चीज़ को उबरने के लिए उसे किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डर, सेकंड ऑप्शन है उन्माद, थर्ड ऑप्शन है मानसिक उन्माद और चौथा है फोबिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, फोबिया। फोबिया किसे कहा जाता है? जिसे आपके अपने आप अंदर आप डरने लगते हो। बहुत लोग को पानी से डर लगता है, पानी में जाते नहीं है, किसी को आग देखकर डर लगने लगता है, वो सब चीज़ क्या है? तो एक फोबिया है, जो आपके मानसिक विकार, जो आप मन में एक वहम बना लेते हो और उससे आप उबरने में आपको टाइम लगता है। ऐसे चीज़ को फ़ोबिया के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में ध्रुवति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट क्षमता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संचार क्षमता, परामर्श क्षमता, इंटरव्यूइंग स्किल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है स्पेसिफिक स्किल। आपने बताया होगा स्पेसिफिक स्किल टू आप स्पेसिफिक टू जनरल आपका रूल होता है, किसका होता है? तो आगमन विधि का। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आपको हर चीज़ डिटेल में जानना होगा। डिटेल में जानने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट का हर एक पॉइंट पढ़ना होगा।
आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। और याद रखिएगा, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट टू उदाहरण, एग्जाम्पल है आपका आगमन विधि का, जो मैंने आपको बताया था। आगमन विधि में स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय अनुशासनों के बावजूद यदि एक व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, तो ये विकार क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है रूपांतरण विकास, असंबंधित विकार, रोग भ्रम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें मुझे पता आप लोग गलती करोगे। अगर ऐसा इंसान, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसको विश्वास हो जाए उसको बीमारी है, तो उसे चीज़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे रोग भ्रम के नाम से जाना जाता है। जिसको रोग ना होते हुए भी उसको डर हो जाए, उसके माइंड में सेट हो जाए कि उसको बीमारी है। जैसे कि अभी आपको बीमारी किस चीज़ का है कि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। अच्छा पेपर जाना चाहिए, बीमारी तो आपको है, लेकिन अच्छा पेपर कैसे जाएगा आप ये नहीं सोच रहे हो। बस आपको टेंशन इस बात की है कि आपको क्वालीफाई पेपर करना है। क्वालीफाई पेपर तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे कर पाओगे। किसी इंसान ने कहा है कि प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है? तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंट लाने के लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ाई करने से ही आपका पेपर क्वालीफाई होगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 52 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए? तो टोटल हमने 22 क्वेश्चन एप्रॉक्स किए हैं। आपको बताना है कि 22 में आपका स्कोर क्या है। उम्मीद करता हूँ अगर आप अच्छा बीपीएससी पेपर या स्टेट क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आपका स्कोर 15 प्लस आना चाहिए कम से कम 22 में। अगर आप इतना कर पा रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ाई करो, किसी भी बुक से करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो, आप मेरा प्रैक्टिस सेट लो, कहीं से भी पढ़ाई करो। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपका स्कोर 15 प्लस आ रहा है, तो आपको तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप उसी तरह मेहनत करते रहिए। अगर आपका स्कोर 15 से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो आपको मेरा कहना मानो, आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जो आपके पॉकेट मनी से और आपके डेली के फालतू खर्चे से, मोबाइल रिचार्ज से भी काफ़ी ज़्यादा कम रेट में दिया जा रहा है, सिर्फ ₹201 में, जो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन पे बनाए गए हैं, जो आपके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है। तो बस, और मुझे कुछ नहीं कहना, बहुत कुछ ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो वीडियो को बस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी न्यूज़ कंटेंट आता है, कोई भी न्यूज़ अपडेट होगा, वहाँ पर सारा चीज़ आपको अपडेट मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए।